Hello, dear students. In the previous lecture, we have discussed up to the topic impulse. So, impulse is a force acting for a very short duration. And today we will be discussing Newton's third law of motion. As you have heard about the Newton's third law of motion, about the action and reaction, तो लोग कहते हैं कि एक लड़के ने दूसरे के गाल पे थप्पड़ मारा, तो पहले वाले ने दूसरे दूसरे वाले ने पहले के गाल पे थप्पड़ मार दिया, तो ये एक्शन का रिएक्शन हो गया। ऐसा नहीं है, इसमें तो बहुत टाइम लग गया। Action and reaction immediately occurs. There is no time gap. Action and reaction immediately occur. So we will understand Newton's third law of motion. न्यूटन कहता है कि force never occurs singly in nature. क्या कहता है न्यूटन? According to Newtonian mechanics, force never occurs singly in nature. कहने का तो force अकेले काम नहीं करता है। जैसे कि आपका हाथ है and you want to apply force on something. Suppose हवा में force लगाइए, ठीक है, हवा में आप फोर्स लगाएंगे तो अपने हाथ से फोर्स लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। वैक्यूम में आप फोर्स लगाएंगे, लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। लेकिन आपके सामने अगर दीवार है और दीवार पे आपने हाथ रखा वॉल के ऊपर, तो इफ यू अप्लाई फोर्स देन यू कैन एबल टू अप्लाई, क्योंकि जो रिएक्शन है वॉल का वो आपको अपने हाथ पे फील हो रहा है। देन वी से that Newton was right in saying that force never occurs singly in nature. If a body 1 is applying force on body 2, then body 2 will be applying a force on body 1. ये दोनों कॉम्बिनेशन में होगा और इमीडिएटली होगा। देयर इज नो टाइम गैपिंग। कहने का मतलब है जैसे ही आपने हाथ रखा वॉल के ऊपर वैसे ही वॉल ने रिएक्शन दिया, इमीडिएटली देयर इज नो टाइम गैप। ओके, सो फोर्स क्या है? फोर्स इज द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। तो न्यूटन ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोला भाई? न्यूटन कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको बताया, आपने हाथ से एक्शन लगाया वॉल के ऊपर, ठीक है, तो उसका रिएक्शन आपको फील हुआ अपनी हथेली के ऊपर, वॉल का रिएक्शन, ठीक है। टू एवरी एक्शन, जैसे आपने हाथ से फोर्स लगाया, टू ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इक्वल जितना आपने फोर्स हाथ से लगाया उतना ही वॉल ने रिएक्शन आपके हथेली पे दिया, हाथ पे दिया। समझ में आया? तो इस तरीके से एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। आपने जरा जोर से फोर्स लगाया वॉल के ऊपर, तो वॉल भी रिएक्शन जरा जोर से देगी। ओके, तो न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है एक्शन एंड रिएक्शन का। और दूसरी इसमें समझने वाली क्या बात है कि फर्स्ट पॉइंट देखिए इन्होंने समझाया है फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर्स, जो बात हमने अभी आपको समझाई, ठीक है। एंड फोर्स ऑन ए बॉडी ए बाई बी इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन ए बॉडी बी बाई ए, ठीक है। तो एक्शन एंड रिएक्शन से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कोई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है थर्ड लॉ में। जैसे कि मैंने वो थप्पड़ वाला एग्जांपल दिया था उसको कि एक बच्चे ने दूसरे गाल पे थप्पड़ मारा, दूसरे ने पहले के मारा, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ लग रहा है इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। द फोर्स ऑन ए बाई बी एंड फोर्स ऑन बी बाई ए एक्ट इंस्टेंटली मीन्स एक्ट एट द सेम इंस्टेंट, कोई टाइम गैपिंग नहीं होता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। And action and reaction forces act on different bodies. ये अपने को important बात समझ लेनी है इसमें। When we make the free body diagrams of the problems, then this point will become very very important. Not on the same body. समझिए, not on the same body। इस बात को अगर हम समझेंगे कि अगर दो बॉडी है, यहाँ पे देख लेते हैं उसको, एक फिगर के हेल्प से समझ लेते हैं कि हमारे पास ये टेबल के ऊपर टेबल है हमारा, और टेबल के ऊपर दो ब्लॉक रखे हैं, ठीक है।
ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, ठीक है, और इधर से एक फोर्स लगाया जा रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये ब्लॉक ए जो है बी के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन जो है ये है। तो इस जगह पे ब्लॉक ए बी पे फोर्स लगा रहा है और बी ए पे फोर्स लगा रहा है। इस केस में अगर हमें ब्लॉक बी का ब्लॉक ए का ब्लॉक डायग्राम बनाना है, ब्लॉक ए का ब्लॉक डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? ब्लॉक ए के ऊपर लगे हुए फोर्सेस हम दिखाएंगे। ब्लॉक ए पे एक फोर्स नीचे की तरफ लगा है mg, ठीक है, और यहाँ पे मान लिया ब्लॉक ए बी के ऊपर जो है F1 फोर्स लगा रहा है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, ये टेबल फ्रिक्शनलेस है, केस इज फ्रिक्शनलेस, ओके, यहाँ नीचे फ्रिक्शन नहीं है, उस केस की बात की जा रही है। तो ये ब्लॉक ए बनाएंगे, ब्लॉक ए पे फोर्स F बताएंगे, और जो है इसके ऊपर कौन सा दूसरा फोर्स लग रहा है? ये बी जो है इस पे जो रिएक्शन लगा रहा है वो फोर्स लग रहा है। तो हम इस पे क्या बताएंगे? इस पे बताएंगे बी की वजह से लगाया हुआ रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो हम इसको बोल देते हैं रिएक्शन बाय बी। और अगर ब्लॉक बी का ब्लॉक डायग्राम हम बना रहे हैं, ब्लॉक बी का डायग्राम बना रहे हैं, तो ए मान लो जो है बी पे F1 फोर्स लगा रहा है, ठीक है। F तो ए पे और बी पे कंबाइंड लग रहा है, तो मान लिया ए जो है F1 फोर्स लगा रहा है बी के ऊपर, तो हम बी का ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। तो इस पे लगा हुआ फोर्स किसने? ए ने जो लगाया, ठीक है, F1 हम इधर दिखाएंगे, ठीक है, और बी जो है इसका एक वेट नीचे भी जाएगा। तो इसमें जो फोर्स बताएंगे, तो F1 जो है बी के ऊपर इधर लग रहा है राइट साइड में, और बी का जो रिएक्शन है वो देखो ए पे बताया हुआ है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमने ये देख लिया कि ये जो F1 एंड RB है ये एक्शन एंड रिएक्शन है। मीन्स ए का जो एक्शन है वो इस पे बताया गया है, देखिए F1, ए इज एक्टिंग ऑन बी, किस तरीके से? F1 फोर्स लगा रहा है। व्हाट बी इज रिएक्टिंग? बी इज गिविंग रिएक्शन हेयर, इट इज शोन हेयर। सो एक्शन एंड रिएक्शन, F1 एंड RB, F1 एंड RB, इनको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये RB जो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाया है और F1 इस पे दिखाया है, RB एंड F1 आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स, एक्शन रिएक्शन पेयर्स। और आइडियल सिचुएशन में जब, जैसे मैंने बोला कि यहाँ टेबल और इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस केस है, ठीक है, स्पेस में ये फोर्स लगाया जा रहा है, दो ब्लॉक आपस में टच करके रखे हैं, ठीक है, तो उस केस में ये दोनों बराबर होंगे। लेकिन अगर टेबल में फ्रिक्शन है तो इक्वेशंस बदल जाएंगी एंड देयर विल बी सम डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। देखिए, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज नॉट ऑन द सेम बॉडी, ठीक है। अगर हम पेयर ऑफ बॉडीज ए एंड बी लेंगे इन आइडियल सिचुएशन, तो थर्ड लॉ के हिसाब से एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए बी पे जितना फोर्स लगाएगा बी भी ए पे उतना ही फोर्स लगाएगा, ठीक है। वहाँ पे ये इक्वली होगा, लेकिन मैंने इसको दोनों अलग अलग नाम दे दिया बिकॉज फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का अलग अलग बनाया। F1 मैंने बताया है कि F1 जो है बी जो है ए पे, ए जो है बी पे जो फोर्स लगा रहा है वो F1 है, तो उसको यहाँ दिखा दिया है, और ए पे जो है बी रिएक्शन लगा रहा है वो यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। एक्चुअली F1 एंड RB दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है, एंड अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा इसलिए माइनस साइन आएगा। तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी, फोर्स ऑन ए बाई बी इज इक्वल टू माइनस टाइम फोर्स ऑन बी बाई ए। डायरेक्शन मैंने आपको फिगर में बता दी, दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड है, ठीक है। अगर हम जो है ऐसा सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं कि उसमें जो है एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं, जैसे इसी वाले एग्जांपल को हम ले लेते हैं, लेट अस सी दिस एग्जांपल अगेन। तो ए और बी साथ में है, तो फोर्स किस पे लग रहा है? ए और बी कंबाइंड जो है इसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। और हमें हो सकता है इसकी एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं पड़े कांटेक्ट पॉइंट की, क्योंकि जो है एक्शन एंड रिएक्शन पेयर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। आर बी इज इक्वल टू F1 दोनों यहाँ पे लगे हुए हैं और दोनों टच किए हुए हैं, ठीक है।
तो हम जो है फोर्स जो लगा रहे हैं यहाँ पे किस पे लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ ए एंड बी कंबाइंड, ठीक है। तो उस वक्त ये इंटरनल फोर्सेस की तरह से एक्ट कर रहे हैं कि F1 फोर्स जो है ए ने बी पे लगाया और बी ने ए पे आर बी लगाया, दोनों इंटरनल फोर्सेस एंड बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे आर कैंसिलिंग ईच अदर, सो नो नीड टू कंसीडर दैट फोर्स फॉर द क्रूड एनालिसिस ऑफ द सिस्टम ऑफ ए एंड बी। लेकिन अगर अपने को कुछ और एनालिसिस करनी कि ए की अलग एनालिसिस करनी है और बी की अलग एनालिसिस करनी है, तब हम दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम इस तरीके से अलग अलग बनाएंगे। कैसे बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, वी विल सी इन द फर्दर आर्टिकल्स। ओके, अब देखिए एक एग्जांपल आ गया आपके सामने, टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल, दो आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स हैं, स्ट्राइक रिजिड बॉल, ये देखो एक बॉल यहाँ से टकराती है और यू वेलोसिटी से ही वापस जाती है, यू से आती है यू से वापस जाती है, इसी तरीके से ये यहाँ से यू से आती है यू से वापस जाती है, लेकिन ये सर्टेन एंगल पे है, ठीक है, with the same speed but at different angles and get reflected without any change in speed as shown in these two figures, ठीक है। what is the direction of the force on the wall due to each ball, तो पहली बात है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल, तो इसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, direction of force, this ball is having momentum in this direction and the change in momentum per second is force, so what is the change in momentum, let us see, mu is the momentum and minus mu is the return momentum, so minus 2 mu is the change in the momentum, okay, and the force on the wall, direction of the force on the wall due to each ball is which direction, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये जो बॉल है ये इसको वो फोर्स किधर लग रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगा रही है, एक्स डायरेक्शन बताइए ना, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। अब आप यहाँ ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, वो जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, इसकी वजह से भी जो फोर्स लग रहा है वो भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही लगेगा, ठीक है। तो इसकी एनालिसिस करते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछा है और दूसरा पूछा है रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इम्पल्स, क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्सेस इम्पार्टेड टू द बॉल्स बाय द बॉल। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले केस में क्या है, एम यू इज द इनिशियल मोमेंटम and return momentum is final momentum is minus mu, ठीक है। तो momentum px initial is mu and in y direction, ये x direction में momentum हमने consider किया horizontally, तो वो कितना आया, वो आया आपका mu, ठीक है। और y direction में initial velocity 0 है क्योंकि there is no component of the velocity in the y direction, इसलिए momentum कितना है, 0 है, इनिशियल मोमेंटम। और फाइनली क्या हुआ, स्ट्राइकिंग के बाद बॉल वापस गई तो एक्स डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम माइनस एम यू है और वाई डायरेक्शन का 0 ही है, ठीक है। तो व्हाट इज द चेंज इन द इम्पल्स, इम्पल्स इज द चेंज इन द मोमेंटम वेक्टर, एक्स कंपोनेंट ऑफ द इम्पल्स क्या हुआ, माइनस एम यू फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस एम यू तो माइनस 2 एम यू हो गया, ठीक है, हो गया ना। वाई कंपोनेंट इम्पल्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो इम्पल्स और फोर्स सेम डायरेक्शन में है, फोर्स ऑन द बॉल ड्यू टू द बॉल इज नॉर्मल टू द बॉल अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो इसमें क्या आया, तो माइनस साइन आया, तो माइनस साइन विल टेल अस दैट फोर्स ऑन द बॉल, force on the ball due to the ball is normal to the ball along the negative x direction, बॉल ने जो फोर्स लगाया बॉल के ऊपर, क्योंकि ये बॉल का मोमेंटम हमने कंसीडर किया है, तो बॉल ने बॉल के ऊपर जो फोर्स लगाया वो माइनस एक्स डायरेक्शन में लगाया, इसलिए जो बॉल ने बॉल के ऊपर जो फोर्स लगाया वो लगाया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, राइट, ठीक है। force on the ball due to the ball is normal to the ball along the positive x direction, ये हो गया न्यूटन्स का थर्ड लॉ लगाया, समझ में है। पहले माइनस 2 mu मोमेंटम जो हमारा आया वो बॉल का मोमेंटम में चेंज हुआ, चेंज इन द मोमेंटम ऑफ बॉल इज टेलिंग अस कि हाउ मच फोर्स द बॉल इज अप्लाइंग ऑन द बॉल, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन आया, तो उसके अपोजिटली होगा रिएक्शन, तो किधर होगा,
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स होगा। इसी तरीके से हमें दूसरे केस को देखते हैं। केस बी में क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम कितना है। तो देखिए इनिशियली इसकी वेलोसिटी u है, तो ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट कितना है हॉरिजॉन्टल में, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो गया u cos 30 हो गया, u cos 30 हो गया। और ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस u sin 30, माइनस u sin 30 नीचे की तरफ है ना, इसलिए माइनस साइन दे दिया इसको। उसके बाद जब ये वापस इधर रिबाउंड के बाद इधर जा रहा है, तो ये कंपोनेंट कितना हो गया, एक्स कंपोनेंट, ये हो गया, इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, ये हो गया माइनस u cos 30, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस u sin 30, बराबर। तो आप ध्यान देखिए इनिशियली क्या है, इनिशियली इसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में, तो px इनिशियल कितना हुआ, px इनिशियल इज mu cos 30, राइट। एंड px फाइनल कितना हुआ, px फाइनल हो गया, देखिए फाइनल x डायरेक्शन में, तो माइनस साइन है, माइनस u cos 30 m के साथ मल्टीप्लाई माइनस mu cos 30, राइट। अब y डायरेक्शन में देखते हैं, y डायरेक्शन में इसका पहले माइनस mu sin 30, y डायरेक्शन में माइनस mu sin 30, ठीक है। फाइनली कितना हुआ, फाइनली देखिए इसका जो है ये हो गया माइनस mu sin 30, ठीक है, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे इसके वाई डायरेक्शन के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ, ये दोनों माइनस mu sin 30 और माइनस mu sin 30 है। इफ वी फाइंड द चेंज इन द मोमेंटम इन द x डायरेक्शन, तो x कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स कितना आ जाएगा, x कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स इज माइनस 2 mu cos 30, ठीक है, माइनस mu cos 30 माइनस mu cos 30, ये हो गया। y कंपोनेंट ऑफ द इम्पल्स कितना हो गया, y कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स यू कैन सी बोथ आर सेम, तो माइनस mu sin 30 माइनस mu sin 30, दैट मीन्स ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो x कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स आ रहा है, इसका मतलब ये माइनस साइन विल टेल अस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द बॉल। इस बॉल के ऊपर बॉल किधर फोर्स लगाती है, तो माइनस x डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स is telling us about the direction of force on the ball, and what is the direction of the force on the ball by the ball, तो एक्शन एंड रिएक्शन वाला रूल लगाएंगे और वो पॉजिटिव x डायरेक्शन आएगा, ठीक है। पॉजिटिव x डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी ये बॉल, ठीक है। तो इस तरीके से पूछता है रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इम्पल्सेस इम्पार्टेड टू द बॉल्स बाय द बॉल। तो रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड क्या होगा, भाई रेशियो निकाल दो इसका, 2 mu पहले केस में है और 2 mu cos 30 दूसरे केस में है, डिवाइड कर दिया तो 2/3 मतलब 1.2 रेशियो आ गया, ठीक है। अब आते हैं हमारे टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है समझने के लिए अगर मैं आपको कहूँ कि आप के पास में गन है, दिस इज गन, ओके, और इसके अंदर बुलेट है, बुलेट का मास स्मॉल m है, गन का मास कैपिटल M है। अब व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन बुलेट सिस्टम, गन प्लस बुलेट, इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन प्लस बुलेट कितना है, 0 है। मतलब कि कैसे है, m प्लस m और वेलोसिटी 0 है इसलिए 0, ठीक है। और अगर गोली चल गई तो ये गोली, मान लिया हमने ये जो बुलेट है ये v वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है, ये स्मॉल m मास की बुलेट है और स्मॉल m मास जो है गोली का इज वेरी वेरी लेस देन द कैपिटल M मास, ठीक है। तो हम m प्लस m की जगह हम सिंपली कैपिटल M लिख सकते हैं, ठीक है। अब फाइनली केस में क्या है कि इसकी वेलोसिटी अगर 0 है, इसकी वेलोसिटी 0 है, गोली की वेलोसिटी इधर बताइए, तो व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, वी आर टॉकिंग अबाउट द गन बुलेट सिस्टम, फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम कितना हुआ भैया, तो m इंटू यू हो गया,
तो हम ये देख रहे हैं कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम। इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है, अंदर केमिकल फोर्स जो लगा है, केमिकल एनर्जी से जो फोर्स मिला है वो इंटरनल फोर्स है। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, if the external force on the system is zero then the initial and final momentum will be same। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए फाइनल मोमेंटम कितना आ गया, इसका तो मान लो कि ये जीरो हो गया मोमेंटम, इसका मोमेंटम कितना आ गया m इंटू वी। ठीक है, और इसका मोमेंटम है जीरो, तो फाइनल मोमेंटम द सिस्टम अपने को क्या दिख रहा है, m इंटू वी दिख रहा है ना, और स्टार्टिंग जीरो दिख रहा है, नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई, तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फेल हो गया है। तो इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फेल हो गया। ऐसा है क्या? जी नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फेल नहीं हुआ है, हमने एक चीज को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर दिया है, दैट इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ द गन। मान लीजिए कि ये जो गन है इसमें जो रिकॉइल होता है, बंदूक बड़ी वाली चलाते हैं तो उसमें रिकॉइल होता है, ये मैंने ये कट लगाया, स्मॉल भी हो गया, ये ऐसे लिखा है तो कैपिटल भी हो गया, इसका मास कैपिटल एम, क्योंकि इसमें भी रिकॉइल होगा उसको हमने कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, तो अब हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम अप्लाई करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम है भाई m प्लस m इंटू जीरो। ठीक है, फाइनल मोमेंटम क्या है, प्लस एक्स डायरेक्शन को प्लस लेते हैं, इधर वाली डायरेक्शन को प्लस लेते हैं और इसके अपोजिट को माइनस लेंगे। ठीक है, खैर हम जो है क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, m इंटू कैपिटल बी वेक्टर, अपने आप ही आ जाएगा, उस साइन की जरूरत नहीं है, m इंटू वी रिकॉयल ऑफ द गन, प्लस लगाएंगे क्योंकि हमने वेक्टर ले लिया ना, प्लस करना है, तो m इंटू स्मॉल v वेक्टर। तो व्हाट इज द रिकॉयल ऑफ द गन, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो हो गया, लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो गया, तो रिकॉयल ऑफ द गन क्या हो, इसको बोलते हैं रिकॉयल ऑफ द गन। रिकॉयल ऑफ द गन कितना हुआ भैया, ये इधर चला जाएगा, ये तो जीरो हो गया, जीरो माइनस माइनस एम वी वेक्टर अपॉन एम, दिस फॉर्मूला गिव्स अस द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉयल ऑफ द गन। बहुत से सवाल इसके ऊपर बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स इज कंजर्व। जैसे हमारा गन बुलेट सिस्टम था, तो टोटल मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल का क्या मतलब है, इस बात को भी हम समझ लेते हैं। क्या है, equilibrium of particle refers to the situation when the next net external force on the particle is zero। तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या मतलब है, पार्टिकल इज आइदर एट रेस्ट। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, या तो रेस्ट पे होगा या यूनिफॉर्म मोशन में होगा, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। ठीक है, इस बात को कैसे समझेंगे, इस बात को बोर्ड पे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि F external force external is equal to zero। What it implies, तो इसको देखने के लिए हम जानते हैं कि F is equal to m into a होता है। ठीक है, मास ऑफ द सिस्टम टू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो अगर ये जीरो है तो m into a is equal to जीरो हो गया, m कैनॉट बी जीरो, ये तो जीरो हो नहीं सकता, इसलिए इसको ही जीरो होना पड़ेगा। ये इम्प्लाई करता है कि एक्सेलरेशन
of the system is 0 or the body is 0. Now this all again in turn applies two things. Body at the rest, body at rest, उसका भी acceleration 0 होगा, and moving with constant velocity, moving with constant velocity. कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, v माइनस वी अपॉन डेल्टा टी, 0 हो गया. ठीक है, तो इसका मतलब है कंडीशन ऑफ बॉडी which is at rest or body moving with constant velocity, both are considered as the same situation and their body is considered to be in equilibrium. Equilibrium समझ में आया? उस वक्त हम बॉडी को कहते हैं इक्विलिब्रियम में. तो क्या मतलब हुआ, आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि बॉडी चल भी रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो भी वो इक्विलिब्रियम में है, और बॉडी रेस्ट में है तब तो आप समझ ही गए कि इक्विलिब्रियम है. ठीक है, तो इन दोनों को व्हाट गिव्स राइज टू दीज टू थिंग्स, एक्सेलरेशन 0 कब होता है, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा. तो हम टू बॉडीज इन इक्विलिब्रियम की बात को समझ लेंगे. टू बॉडीज इन इक्विलिब्रियम, टू बॉडीज इन इक्विलिब्रियम, दो बॉडी का इक्विलिब्रियम समझ लेंगे. किस तरीके से समझेंगे कि एक बॉडी, टू बॉडीज नहीं, टू फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे आएगा फोर्सेस. ये एक बॉडी है, ठीक है, ये टेबल पे रखा हुआ ब्लॉक है और इसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया F1 और इधर से एक फोर्स लगा दिया क्या, F2, एक स्ट्रेट लाइन में लगाया ऑन बॉड, दिस रिमेन्स एट रेस्ट. ठीक है, तो ये पहला केस है कि ब्लॉक रेस्ट पे भी हो सकता है और दूसरा केस है कि मूविंग भी हो सकता है विद वेलोसिटी भी, दोनों ही केस हो सकते हैं. लेकिन है क्या हमारे केस में, सिग्मा एफ जो है, सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम इज F1 डिफरेंस F2, F1 माइनस F2, ये जो है 0 है. F1 इज इक्वल टू F2 है, तभी सिग्मा F इसके ऊपर लगा हुआ 0 है, तभी हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम है. उस वक्त ये जो है रेस्ट में भी हो सकता है, उस वक्त ये मूव करता हुआ भी हो सकता है. ठीक है, जैसे मैंने कहा 2 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा है, 2 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा दिया, तो बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, ये तो मैंने ब्लॉक बड़ा दिखा दिया है. फिजिक्स में जनरली पॉइंट मास लेके कंसीडर करते हैं. इफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब है आइदर इन रेस्ट और इन मूविंग कंडीशन. Now, if we consider the three forces in equilibrium, ठीक है, three forces in equilibrium क्या है, देखो F1 is equal to F2 बोल रहा है, उस केस में माइनस F2, इसका मतलब है जो मैंने यहाँ पे दिखाया है तो उसमें जो है ये जो F1 है इसका मैग्नीट्यूड F2 के बराबर होगा और दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट आपको दिख रहा है. तो इसी बात को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, वेक्टर F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर F2. ठीक है, इस बात को ऐसे लिखा जाएगा. ठीक है, एंड द टू फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम. नाउ थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, देन नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग आल्सो. Three forces in equilibrium, three forces in equilibrium. तो इसमें तीन फोर्सेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे. तो जैसे एक पॉइंट पे F1 फोर्स लगा है और उसी पे F2 फोर्स लगा है, एंड ऑन द सेम पॉइंट F3 फोर्स लगा है, एंड द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, देन वी विल से ये वेक्टर F1, वेक्टर F2 एंड वेक्टर F3 है. देन फॉर इक्विलिब्रियम, पहली बात तो ये तीनों को प्लेनर होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए,
एंड सिग्मा एफ जो है ये 0 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 ये तीनों क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो है इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन आप समझ गए हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ पैरेललोग्राम से हम इसको बनाते हैं, तो अगर F1 वेक्टर बनाया, F1 वेक्टर बनाएंगे इन द गिवन डायरेक्शन, उसके आगे से F2 वेक्टर बनाएंगे इन द गिवन डायरेक्शन। ठीक है, देखिए एरो F1 का इधर है और F2 का एरो इधर है, और इस तरीके से वेक्टर यहाँ पे लग जाएगा, क्लोज्ड कर्व बनाएगा, क्लोज्ड ट्राइंगल बनाएगा F3। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि if three forces are in equilibrium, they will form a triangle, and triangle of the vectors representing these three forces in succession, means order में, इसका एरो इधर और आगे से इसका एरो और उसके आगे से इसका एरो, इस तरह से क्लोज लूप बन जाएगा। इसका उल्टा कोरोलरी हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई थ्री फोर्सेस को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्राइंगल के तीन साइड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सिस्टम अंडर द इफेक्ट ऑफ दीज फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। नाउ दिस थिंग एक्सटेंड्स टू मैनी फोर्सेस, एक्सटेंड्स टू मैनी फोर्सेस। पॉलीगॉन भी बनता है, तो कहने का मतलब है कि कैसे एक्सटेंड करेंगे। अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि इफ मैनी फोर्सेस आर देयर, एक इधर बता दिया, ऐसे बता दिया, ऐसे बता दिया, F1 F2 F3 ऑल वेक्टर्स, F4 एंड F5 ये ऐसा बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब का सम 0 होगा if they are in equilibrium। if they are in equilibrium that means ये पार्टिकल जो है इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, इट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन, एक्सटर्नल फोर्स, टोटल एक्सटर्नल फोर्स सिग्मा एफ इसके ऊपर 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल दीज फोर्सेस विल मेक ए पॉलीगन, F1 F2 F3 and F4 and F5 will make a closed polygon। क्लोज्ड पॉलीगन बन जाएगा, जैसे ट्राइंगल ऊपर बना है क्लोज्ड। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम ऑफ द थ्री फोर्सेस को शो करता है, इसी तरह यहाँ क्लोज्ड पॉलीगन बन जाएगा। और अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है ये फोर्सेस, तो क्लोज्ड पॉलीगन कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये जो है कॉन्सेप्ट वहाँ एक्सटेंड हो गया है। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस के लिए जो है, जो भी इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस है, F1 प्लस F2 प्लस F3 इसके तीन कंपोनेंट होंगे, X कंपोनेंट, Y कंपोनेंट एंड Z कंपोनेंट। ठीक है, हर एक फोर्स जो है थ्री डायमेंशनल फोर्स है, सो देयर आर थ्री कंपोनेंट्स। ओके, तो हम आप आज के लेक्चर को यहाँ पे फिनिश करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल तक। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू। ओके, टिल देन गुड बाय।